हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम साइंस स्पेशल क्लास कर रहे हैं। आज इसका प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले हम 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? Which of the following diseases is caused by bacteria? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, तपेदिक। तपेदिक या टीबी जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। देखिए, हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले आया है बैक्टीरिया, तो एक छोटी सी डेफिनेशन हम जान लेते हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है। तो बैक्टीरिया एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए अपन को पता होना चाहिए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कैसा है, यूनिसेलुलर है और ये डिफरेंट शेप में पाया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग शेप में पाया जाता है और ये इतना छोटा होता है कि इसे हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो इतना हमें याद रखना है किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम कि बैक्टीरिया, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक या टीबी, जिसे हम टीबी या ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ट्यूबरकुलोसिस किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि टीबी किसके द्वारा, किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है, तो आपको इसका नाम याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, जो टीबी है ये मेनली तो लंग्स को इफेक्ट करती है, लेकिन ये लंग्स के साथ साथ बॉडी के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमारे ऑप्शन में 2 और ऑप्शन है, पीलिया और चेचक। तो ये दोनों ही जो डिजीज है ये वायरस से होने वाली डिजीज है। ये भी आपको याद रखनी है कि कौन सी डिजीज वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आपको ये याद करना है तो आपको प्लेलिस्ट में ट्रिक मिल जाएगी, जिसमें आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे कि कौन सी डिजीज वायरस से, बैक्टीरिया से, फंजाई से होती है। तो एक बार आप वो जरूर देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया है? तपेदिक, जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। नेक्स्ट, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एस्चीरिया कोलाई। ठीक है, मानव की आंत में, व्हाट इज अ बैक्टीरियम फाउंड इन अ ह्यूमन इंटेस्टाइन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एस्चीरिया कोलाई, या जिसे हम ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं। आपने ई कोलाई का नाम कई बार सुना होगा। एक बार एग्जाम में ई कोलाई का पूरा नाम पूछ लिया गया था, इसलिए एस्चीरिया कोलाई भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। देखिए, ये भी पूछा जाता है कि ई कोलाई का शेप कैसा होता है, तो रॉड शेप्ड होती है ई कोलाई। आपको याद रखना है, रॉड शेप्ड में पाई जाती है ई कोलाई। मैंने आपको बताया जो बैक्टीरिया है वो अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, उन्हीं में जो ई कोलाई है वो कैसे शेप में पाया जाता है? रॉड शेप्ड में पाया जाता है। देखिए, क्या होता है कि ये लोअर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, हमारे पेट के अंदर प्रेजेंट होती है, और पेट में भी लोअर जो इंटेस्टाइन है, हमारी आंत है, उसमें ये प्रेजेंट होती है। और ज़्यादातर जो ई कोलाई होती है वो हार्मलेस होती है, मतलब कि ये हानिकारक नहीं होती है। लेकिन कुछ ई कोलाई बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो सीरियस फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। कई बार ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती है जिसके कारण सीरियस फूड पॉइजनिंग हो जाती है ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण। लेकिन मोस्टली कैसे रहते हैं? हार्मलेस रहते हैं, मतलब इनके द्वारा कोई भी हार्म बॉडी को नहीं होता है। साथ ही साथ ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमारी आंत में प्रेजेंट होते हैं। तो ये वहां पर रहकर विटामिन K2 का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि विटामिन K2 के निर्माण में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया हेल्प करता है विटामिन K2 के निर्माण में, जो हमारे इंटेस्टाइन में ही बनता है। और ये कई बार जितने खराब बैक्टीरिया है उनसे भी हमारा बचाव करता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ई कोलाई। ठीक है, ये मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो वो है एस्चीरिया कोलाई। नेक्स्ट, मेंडलीफ ने जब अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी एलिमेंट वर नोन बाय द मेंडलीफ स्टार्टेड हिज वर्क।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा बी 63। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मेंडलीव के बारे में जाने, तो मेंडलीव कौन है, तो रशियन केमिस्ट, आप सभी जानते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि साइंटिस्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कौन सी कंट्री से वो बिलोंग कर रहे हैं। तो रशियन केमिस्ट हैं कौन, मेंडलीव। ठीक है, रशियन केमिस्ट थे। जब इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी या फिर पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था, उस टाइम पे जितने ज्ञात तत्व थे उनकी संख्या कितनी थी, 63 थी। तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल कब दिया है, तो 1869 में, कई बार ईयर पूछ लिया जाता है, 1869 में इन्होंने पीरियोडिक टेबल बताया था। और इसमें इन्होंने तत्व कितने रखे थे, 63, क्योंकि उस टाइम पर 63 ही ज्ञात तत्व थे। लेकिन मेंडलीव ने सिर्फ 63 सारणी बनाकर छोड़ नहीं दिया था, मतलब टेबल बनाकर 63 एलिमेंट रखकर छोड़ नहीं दिया था। मेंडलीव का ऐसा मानना था कि अभी मूल टेबल जो उनका है उसमें 63 एलिमेंट रख रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन वो ये कहते थे कि भविष्य में और भी कई सारे एलिमेंट्स की खोज होगी। ठीक है, कई सारे न्यू एलिमेंट्स की खोज होगी, तो उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में नए तत्वों के लिए जगह छोड़ दी थी। ठीक है, और अगर आपसे अभी पूछा जाए कि अभी कितने एलिमेंट हो गए हैं, तो 118 ज्ञात एलिमेंट हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये चीज पूछी गई है कि जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया था पीरियोडिक टेबल बनाने का, उस टाइम पे कितने एलिमेंट ज्ञात थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी 63। और अभी कितने एलिमेंट है, 118। नेक्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है कवकों या फंजाई की सेल वॉल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा जाता है फंजाई की सेल वॉल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो फंजाई क्या है, तो फंजाई एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं या जीव होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थ से। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि फंजाई क्या है, तो आप देख सकते हैं कि फंजाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन कहाँ से लेती हैं, सड़े गले और मृत कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करती है। और देखिए फंजाई के होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये ना अपमार्जक या सीवेंजर्स की तरह कार्य करती है। मतलब मेनली जो कचरा रहता है, ये जो संसार में कचरा फैला हुआ है, कचरा हटाने वाले के नाम से भी इसे जाना जाता है, किसको, फंजाई को। ठीक है, इसलिए फंजाई अपमार्जक या सीवेंजर की तरह कार्य करती है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या होती है, देखिए सेल वॉल किसी भी सेल के ऊपर एक मोटी सी वॉल होती है या परत होती है, जैसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। किसी भी सेल में सेल वॉल होने का मेन मकसद क्या होता है या कार्य क्या होता है सेल वॉल का, तो सेल को निश्चित आकृति देना। सबसे पहला काम तो ये है कि जिस भी सेल में सेल वॉल है वो सेल को एक निश्चित आकृति देगा, और साथ ही साथ प्रोटोप्लाज्म, जो अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उसकी रक्षा करना। ये दो मेन कार्य होते हैं किसके, सेल वॉल के। तो जो फंजाई का सेल वॉल है वो किसका बना होता है, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज का बना होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी उपधातु है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलॉइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक जो है वो मेटेलॉइड्स है। देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि वे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह कार्य करते हैं, मतलब जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, मेटेलॉइड्स कहलाते हैं या फिर उपधातु कहलाते हैं। तो कभी भी आपसे उपधातु कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि वे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के जिनमें गुण पाए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। अब मेटेलॉइड्स की संख्या अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में तो 7 है। ठीक है, कौन कौन से, तो एक तो है बोरॉन। ठीक है, बोरॉन आपको याद रखना है। फिर सिलिकॉन है, ठीक है, जर्मेनियम है, इसके अलावा आर्सेनिक, ये जो हमारे ऑप्शन में ही है आर्सेनिक, एंटीमनी, साथ ही साथ टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये जो 7 हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उपधातु या मेटेलॉइड्स हैं, जो बार बार एग्जाम में ये 4 ऑप्शन में से एक गलत दे दिया जाता है और पूछा जाता है इस तरीके से। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि उपधातु क्या होती है। नेक्स्ट, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B6। ठीक है, सभी को पता होगा कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। देखिए किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर या हम परमाणु क्रमांक कहें तो वो क्या होता है, तो किसी भी जो एटम है उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसमें प्रोटॉन की जो संख्या होती है वही एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक है, जो प्रोटॉन की संख्या है वही क्या है, एटॉमिक नंबर है। इसे हम Z से डिनोट करते हैं। कई बार पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, तो Z से इसे डिनोट
किया जाता है। तो अगर हमसे कार्बन का एटॉमिक नंबर पूछे तो वो कितना है, 6 है। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे बाकी ऑप्शन भी हैं, जैसे 4, तो 4 किसका, अगर आपको आवर्त सारणी आती है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 4 किसका परमाणु क्रमांक है, तो 4 बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है। फिर 8 किसका है, 8 ऑक्सीजन का है। 12 किसका है, तो ये मैग्नीशियम का है। ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे कार्बन, और आप आसानी से बता सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो आप बता सकते हैं कि 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। देखिए सारी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि आपको और क्या न्यू चाहिए या इसमें और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। जो भी आपका फीडबैक होगा उस पर मैं ज़रूर काम करूँगी। चलिए 7 क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसे हम न्यूक्लियस, नाभिक को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, और इसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं को मिला के हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये भी पूछा गया एग्जाम में, इसलिए इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक केंद्र की ओर लगने वाला बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल। देखिए जब कोई वस्तु होती है वो सर्कुलर मोशन में जब गति करती है कोई वस्तु, तो क्या होता है, उस पर वृत्त के केंद्र पर एक बल कार्य कर रहा होता है। उसका जो वृत्त का केंद्र है उस पर एक बल कार्य कर रहा होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सन के आजू बाजू जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, घूमते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं किसके, सन के। तो सन से इनको एक तरीके का फोर्स लग रहा है, मतलब सेंटर से इन्हें प्लैनेट में एक तरीके का फोर्स लग रहा है। यही कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसके साथ साथ जब कार या रेलगाड़ी जब मुड़ती है तब भी एक बल कार्य करता है, वो कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल होता है। ऐसे ही जो न्यूक्लियस आपने देखा है, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ये भी किसके कारण संभव हो पाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। तो ये एग्जाम्पल इसलिए बताए हैं क्योंकि कई बार एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा बल कार्य कर रहा है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य कर रहा है, जो केंद्र की ओर लगने वाला बल है। नेक्स्ट, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर इसका हो जाएगा सी, जे चैडविक। ठीक है, जे चैडविक के द्वारा परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की गई है। आप सभी को पता है कि परमाणु जो होता है या एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये 3 कण जो होते हैं ये किसके हैं, किसी भी परमाणु में पाए जाते हैं। तो उसी में एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने की है। कब की है, 1932 में की है। जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेश रहित होता है, मतलब कि न्यूट्रल नेचर का होता है, उदासीन नेचर का होता है। ये कई बार इसका नेचर पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रॉन का नेचर कैसा है, तो न्यूट्रल है, मतलब वो उदासीन होता है, उसमें कोई भी आवेश प्लस माइनस नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये नाभिक के अंदर होते हैं और प्रोटॉन के साथ प्रेजेंट होते हैं। अब ये भी पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन का भार कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है इसका भार। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो न्यूट्रॉन का भार कितना होता है, इसे भी आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। इसकी खोज किसने की है, चैडविक ने की है। कब की है, 1932 में की है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मात्रक की मान्य प्रणाली कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा BSI। ठीक है, SI यूनिट, आप सभी ने सुना होगा SI यूनिट के बारे में। आजकल माप तोल के लिए ये यूनिट का यूज किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय माप तोल के लिए 1960 में SI यूनिट को स्वीकार किया गया है। एक जगह क्वेश्चन पूछा था कि SI यूनिट को कब स्वीकार किया गया, कब एक्सेप्ट किया गया, तो 1960 में SI यूनिट को एक्सेप्ट किया गया था। इसका पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें जो मूल मात्रक है उनकी संख्या कितनी है, ये भी पूछा जाता है कि SI मात्रक में मूल मात्रक की संख्या कितनी है, तो 7 है। ठीक है, कौन कौन सी 7 है, सबसे पहले तो मीटर। ठीक है, मीटर,
मीटर, किलोग्राम, ठीक है, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। ये जो है ये 7 मूल मात्रक हैं, आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे SI, ठीक है, SI यूनिट। यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसका PDF आप टेलीग्राम पर ज़रूर देख लीजिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।